मजा ही आ गया मेले में घूमकर। काश ऐसा मेला हमारे गांव में भी लगता तो हमें इतनी दूर नहीं आना पड़ता। मेरा तो अभी भी मन नहीं भरा गोलगप्पे और कुल्फी खाकर। देखो तो, एक तो सारे गोलगप्पे और कुल्फी अकेली ही खा गई और कहती है मन नहीं भरा। सच में कितनी चटोरी है तू। अच्छा जल्दी चलो वरना देर से पहुँचे तो माँ हमें बहुत डांटेंगी। ऐसा कहकर तीनों बहनें तेज तेज कदमों से चलने लगी। तभी शीला को बहुत जोरों की प्यास लगी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। मीना, तुझे कोई कुआं या तालाब आसपास दिखाई दे रहा है क्या? मीना ने आसपास नजर घुमाई, तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे शीला, दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। लगता है उस झोपड़ी के पास कोई कुआं जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस झोपड़ी के पास गयी। तभी उन्हें झोपड़ी के पास एक कुआं दिखाई दिया। शुक्र है पानी मिल गया, नहीं तो प्यास के मारे आज मेरी जान ही निकल जाती। प्यास तो मुझे भी लग रही है। चलो जल्दी से पानी पीकर चल पड़ते हैं। तीनों बहनें पानी पी ही रही थी कि तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। तीनों बहनों ने इधर उधर देखा, तभी उन्हें चारपाई पर लेटी एक औरत दिखाई दी। वो उन तीनों बहनों से बोली, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में समय लगेगा। गर्भवती औरत की ये बात सुन शीला बोली, अरे जब तुमसे अपना शरीर संभाला नहीं जाता तो गर्भवती क्यों हुई? देखो तो कितना बड़ा पेट लटका कर बैठी हूँ, ढोलक की तरह। जब खुद से कुछ काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इसका पेट देखकर। भला इतना मोटा तबले की तरह पेट लेकर कौन रह सकता है? मैं तो कभी गर्भवती नहीं होना चाहती। मैं तो इतना मोटा पेट लेकर रह ही नहीं पाऊंगी। चलो मीना और शीला दीदी, हम पेट भर पानी पीकर यहाँ से चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं? हाँ, चलो पानी पीते हैं। बेचारी औरत दर्द से करहा रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन तीनों बहनों ने उस पर तरस नहीं खाया। तब उस औरत का पति, जो कि एक साधु था, इतने में वहाँ आ पहुँचा और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर कुएं से पानी पिया तो तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया, मुसीबत में उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती औरत को दर्द से करहाते देख तुम्हें उस पर जरा भी दया नहीं आई, इसलिए मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ। तुम अभी के अभी गर्भवती हो जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। इतना कहकर साधु ने तीनों बहनों को गर्भवती होने का श्राप दे दिया। फिर तीनों बहनें रोती हुई मुंह छुपाते हुए घर आई। तभी उनकी माँ सुनीता बोली, आ गई तुम तीनों मेला घूमकर, और तुम तीनों के पेट को क्या हो गया? मेले में लगता है तुम तीनों ने कुछ ज्यादा ही चाट पकौड़ी खा ली। रुको, मैं अभी तुम तीनों को हिंग की गोली देती हूँ। कल सुबह तक तुम्हारा फूला हुआ पेट एकदम ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुन शीला रोते हुए बोली, माँ, ये पेट चाट पकौड़ी खाने से नहीं, चाट पकौड़ी से नहीं, बल्कि साधु बाबा के दिए हुए श्राप की वजह से फूला है। साधु का श्राप? माँ, हम गर्भवती हैं। माँ, कुछ करो। माँ, हमने साधु की गर्भवती पत्नी का मजाक उड़ाया था। ये कहते हुए गीता ने रोते हुए सारी बात बताई। ये सुनते ही उन तीनों की माँ सुनीता गुस्से से बोली, हे भगवान, ये तुमने क्या कर डाला? तुम तीनों शादी के लायक हो चुकी हो, लेकिन दिमाग रत्ती भर भी नहीं है। लोगों को पता चलेगा तो वो तरह तरह की बातें करेंगे, समाज में रहना मुश्किल कर देंगे, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। हे भगवान, कैसे मुसीबत में डाल दिया मुझे इन तीनों नाशपीटियों ने। माँ, अब हमें बुरा भला कहती रहोगी। हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलती हो गई, लेकिन कोई रास्ता ढूंढो ना हमें इस श्राप से छुटकारा दिलाने का। अब तो बस एक ही रास्ता है, मुझे उन साधु बाबा के पास ले चलो। मैं उनसे चलकर माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, साधु बाबा बड़े गुस्से में हैं। अगर उन्होंने श्राप देकर आपको भी गर्भवती बना दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे? मैं क्या करूँ लड़कियों का? हे भगवान जी, इन्हें सद्बुद्धि दो थोड़ी। मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो, अगर तुम दोबारा से ठीक होना चाहती हो तो। ठीक है माँ, हम आपको वहाँ ले चलते हैं। चलने से पहले तुम तीनों घूंघट कर लो। अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, रास्ते में तुम तीनों अपना मुंह बंद रखना। माँ के कहने पर शीला, मीना और गीता ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगी। तभी पड़ोस की कमला मौसी उन तीनों को घूंघट में देख सुनीता से बोली, अरे सुनीता, ये तीनों घूंघट में कौन जा रही है तेरे साथ? इनका पेट देखकर तो लगता है ये गर्भवती है।
कमला मौसी, ये तीनों मेरी चचेरी बहन की बेटियां हैं। आज ही मुझसे मिलने आई है। हाँ, तीनों गर्भवती है और मेरे यहाँ कुछ दिन रुकने आई है। ओह अच्छा, लेकिन इन्होंने घूंघट क्यों कर रखा है? वो दरअसल तीनों थोड़ी शर्मीली है ना, इसलिए। अच्छा कमला मौसी, चलती हूँ, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। ये कहते हुए सुनीता अपनी तीनों गर्भवती बेटियों को लेकर फौरन वहाँ से चल दी। माँ, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो कमला मौसी के सामने हमारा भेद खुल जाता। अच्छा, अब तुम चुप रहो और बताओ साधु बाबा की झोपड़ी कहाँ है? माँ, साधु बाबा की झोपड़ी सामने जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पास ही थी। फिर सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर झोपड़ी के पास गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, न साधु न उनकी गर्भवती पत्नी। आखिर कहाँ चले गए दोनों? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, अब हमारा पेट ठीक कैसे होगा? ये तुम तीनों को किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगतो। भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी, लेकिन दिमाग किसी एक के पास भी नहीं दिया। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अब मैं समाज को क्या जवाब दूंगी? बिन ब्याही गर्भवती बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, चलकर आसपास बाबा को ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं मिल जाए। माँ बेटियों ने साधु बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर थक हार कर सुनीता अपनी बेटियों संग घर वापस लौट आई। तभी अचानक पड़ोस में रहने वाली कमला मौसी उनके घर आ धमकी। सुनीता बहन, मैं बड़ी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। सुबह से तुम्हारी तीनों बेटियां कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गई है तीनों? वो अपनी मौसी के घर गई है, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। और ये तीनों? तुम्हारी चचेरी मौसी की बेटियों की तबीयत तो ठीक है ना? वैद्य जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस आराम करने के लिए कहा है। ओह अच्छा अच्छा, बेचारियाँ गर्भवती है ना, इसलिए तबीयत तो खराब होगी ही। लेकिन इन्हें घूंघट तो हटाने बोलो। यहाँ कौन से इनके ससुर या जेठ बैठे हैं? हम ही दोनों तो हैं, हमसे कैसा घूंघट करना? वो कमला मौसी, वो क्या लगा रखा है? मुझे तो इन तीनों का सुंदर मुखड़ा देखना है। कमला मौसी, रात बहुत हो गई है, तीनों थक कर सो गई हैं। कल मिल लेना, अभी आप जाओ। कमला मौसी तो चली गई, लेकिन कमला मौसी मन ही मन बोली, जरूर कुछ दाल में काला है जिसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे इसके घर पर नजर रखनी होगी। जरूर सुनीता कुछ छुपा रही है। आखिर कब तक ये सच्चाई गांव वालों से छुपी रहती? एक दिन सुनीता सब्जी लाने बाजार गई, तभी पीछे से कमला मौसी सुनीता के घर जा पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये देख कमला मौसी बोली, हाय दैया, तुम तीनों तो अपनी मौसी के घर गई थी ना? वहाँ से कब आई? और ये तुम तीनों का पेट इतना निकला हुआ क्यों है? तीनों का निकला हुआ पेट देख कमला मौसी को समझते देर नहीं लगी कि वो तीनों बहनें गर्भवती है। इसका मतलब तुम तीनों गर्भवती हो? हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। छी 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 छी, तुम तीनों कहाँ से अपना मुंह काला करा के आई हो? कम से कम अपनी माँ की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। कमला मौसी की बात सुन तीनों बहनें रोने लगी। इतने में सुनीता भी बाजार से लौट आई। वहाँ कमला मौसी को देख सुनीता हैरान होते हुए बोली, कमला मौसी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ मैं, जिसे तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, मुझे सब पता चल गया है कि तेरी तीनों बेटियां बिन ब्याही माँ बनने वाली हैं। अभी तो ये बात तो मुझे पता चली है, कुछ ही देर में पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। तब तू क्या करेगी? कभी सोचा है? तू अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? इतना कहकर कमला मौसी वहाँ से चली गई। तभी सुनीता की बड़ी बेटी शीला रोते हुए बोली, माँ, आपने कमला मौसी को सच क्यों नहीं बताया? हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी होगी। बताती भी तो कौन सा वो मेरी बात में विश्वास करती? माँ को हमारी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम तीनों का मर जाना ही अच्छा है। तुम तीनों रोना बंद करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम सब मिलकर शिव जी के मंदिर चलते हैं। सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शिव जी के मंदिर जा पहुँची। तभी आसपास खड़े गांव वाले उन तीनों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सुनीता और उसकी तीनों बेटियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तभी तीनों की नजर साधु बाबा और उनकी पत्नी पर गई, जो वहीं मंदिर में बैठे हुए थे। तभी सुनीता की बड़ी बेटी शीला खुश होते हुए बोली, माँ देखो, वो रहे साधु बाबा और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हुए हैं।
भगवान शिव जी ने हमारी सुन ली। चलो गीता और मीना चलकर साधु बाबा और उनकी पत्नी से माफी मांगते हैं। हे शिव शंकर, आपने हमारी लाज रख ली। आपने हमें साधु बाबा और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। चलो तीनों जल्दी चलो और चलकर उनसे माफी मांगो। सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर साधु बाबा के पास गई और उनसे सर झुकाकर माफी मांगी। हे साधु संत, मेरी नादान बेटियों से भूल हो गई। कृपया कर इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं इन घमंडी लड़कियों को कभी माफ नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं साधु महाराज, आप ऐसा मत कहिए। आप भगवान शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं और आप भी तो शिव भक्त हैं। मेरी बेटियों को क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को श्राप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें अपनी बेटियों के लिए बलिदान देना होगा। तुम्हें अपना जीवन त्यागना होगा। हाँ हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नहीं माँ, हम आपको हमारी वजह से इतना बड़ा बलिदान नहीं देने देंगे। हम तीनों बेटियाँ अपनी जान दे देंगी। साधु बाबा, अगर आप ऐसी शर्त रखेंगे तो हम तीनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम अपनी माँ को खोना नहीं चाहते। हमने गलती की है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए, हमारी माँ को नहीं। माँ बेटियों के बीच इतना प्यार देखकर साधु बाबा को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी किसी मुसीबत या संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। सुनीता की तीनों बेटियां वादा करती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। ऐसा कहते ही तीनों अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट आई। फिर सुनीता और उसकी तीनों बेटियां साधु बाबा और उसकी पत्नी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर लौट आई। अरे ओ महारानी, आज मुझे उठकर चाय नाश्ता दोगी भी या नहीं? सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन महारानी आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। सॉरी माँ जी, देर हो गई। मैं अभी फ्रेश होकर आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सरिता चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को देती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी ननद किंजल अभी तक सो रही है। ओफो किंजल, तुम तो अभी तक सो रही हो। किंजल उठ जाओ, देखो तो सूरज निकल आया है। अब कितना सोगी, उठ जाओ। अरे बहू, तो इसे ऐसे क्यों उठा रही है? अच्छा अब समझी, तू मेरी बेटी से मेरा बदला ले रही है। मैंने तुझे क्या उठाया, तू तो मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा रही है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि किंजल भी अभी तक सो रही है। हाँ तो क्या हुआ, उसका घर है ये और वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो ये मेरा भी है। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, समझी? अब जा और जाकर घर के बाकी के काम करो, समझी? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बना लूं? तभी उसकी नंद किंजल उठ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं भाभी, आज तो मेरा मन बिरयानी खाने का कर रहा है, तो बिरयानी ही बनाओ। पर मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं हूँ, और वैसे भी बिरयानी तो तुमने परसों ही खाई थी। आज मैं सबके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, ठीक है ना माँ जी? अरे तुमने सुना नहीं या तुम्हारा कान खराब है? मेरी बेटी का जब बिरयानी खाने का मन है तो चुपचाप से जाकर सबके लिए बिरयानी ही बना दो। वैसे भी फ्रिज में रात की सब्जी रखी है, वो तुम खा लेना, अब जा। सरिता की सास हमेशा सरिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो अपनी बहू और बेटी में बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बहू से जरा भी प्यार नहीं करती थी और अपनी बेटी को अपने सर पर चढ़ा कर रखती थी। सरिता को ये भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। कुछ दिन बाद किंजल ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही थी, तभी गलती से उससे उसका कांच गिरकर टूट जाता है। अरे क्या गिरा? हे भगवान, ये किसने किया? सरिता भी वही होती है। तभी किंजल झट से कहती है, भाभी ने किया है माँ। हे भगवान, तुझसे क्या एक भी काम बिना नुकसान के नहीं होता है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुझे यही सब सिखा कर भेजा है। अरे तुझे पता भी है कांच का टूटा कितना बड़ा अपशगुन होता है। पर माँ जी, मैं तो चुप, एकदम चुप। अगर आज तूने मुझसे जुबान लड़ाया ना तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं किंजल, अब इससे गलतियाँ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा यहाँ से। सरिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन सरिता छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी ननद किंजल एक लड़के से काफी देर से बातें कर रही है। वो जब नीचे आती है तो अपनी सासू माँ को हॉल में बैठा देखकर उनसे पूछती है, माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या?
नहीं तो मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? वो किंजल बाहर खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे लगा शायद वो हमारा कोई रिश्तेदार हो। किंजल, किंजल बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ कहिए, क्या हुआ? तेरी भाभी कह रही है कि आज कोई लड़का तुझसे मिलने आया था और तू बाहर खड़ी उससे बातें कर रही थी। कौन था वो लड़का? अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो अभी कॉलेज से आ रही हूँ और आप कह रही हो कि मैं बाहर खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही थी। कितनी झूठी हो आप भाभी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, किंजल एक लड़के से बात कर रही थी। भाभी, आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा सुना क्या दिया? आप तो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाने लग गई। माना कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, इसका बदला आप इस तरह से झूठ बोल कर लोगी? हे भगवान, राम 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 राम। तुझे शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर अपनी ही नंद पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। अरे जब तुझे मुझसे और मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पर ऐसे गंदे आरोप लगाई तो, समझी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ। मुझे लगा वो शायद हमारा रिश्तेदार या किंजल का कॉलेज का दोस्त होगा। बहुत हो गया भाभी, आप अभी भी वही बोले जा रही हो। देख सरिता, मेरी बेटी को अपनी तरह मत समझ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, समझी? अब जा और जाकर घर की सफाई कर और थोड़ी सफाई अपने दिमाग की भी कर ले, समझी? ये सब सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है। एक दिन और सरिता किंजल को उसी लड़के से बात करते हुए देखती है और वो अपनी सास को आकर बताती है, देख बहू, अब बस बहुत हुआ। अगर तूने दोबारा मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात को यकीन करिए और एक बार प्यार से किंजल से इस बारे में बात करिए। तू घर में रहकर पागल हो चुकी है। कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगी। ना तो तू घर में रहेगी, ना तो तू मेरी बेटी पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा पाएगी। ठीक है माँ जी। अगले दिन सरिता अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है और जब दोनों सास बहू मंदिर से पूजा करके घर लौटती हैं, तो उसे घर के गेट पर एक चिट्ठी मिलती है। अरे बहू, ये कैसी चिट्ठी रखी है? जरा पढ़कर देख तो, किसकी चिट्ठी है? माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता है आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, क्योंकि वो हमारे कास्ट का नहीं है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आपकी बेटी किंजल। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब कि तू सही कह रही थी बहू, सच में कोई लड़का उससे मिलने आता था। काश मैंने तेरी बात का यकीन किया होता तो आज ये सब नहीं होता। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। माँ जी, मुझे माफ कर देना। मुझे पता होता कि किंजल उस लड़के के साथ चली जाएगी तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा यकीन नहीं किया। तूने हमेशा इस घर का भला चाहा और बदले में मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही हूँ बहू। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो कुछ भी कर, पर मेरी बेटी को कहीं से ढूंढ कर ला दे। उससे बोल बहू, वो जहाँ कहेगी जहाँ चाहेगी मैं वहीं उसकी शादी करवाऊंगी। बस मुझे मेरी बेटी ला दे। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं किंजल को कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से बैठिए। तभी सरिता को कुछ याद आता है। सुनो, अब तुम रोज यहाँ मुझसे मिलने मत आया करो, भाभी ने हमें साथ में देख लिया है। अच्छा, तो कॉलेज के रास्ते में ही तो मेरा घर है, तुम भी मुझसे मिलने वहाँ आ जाया करो। सरिता किंजल के कॉलेज वाले रास्ते पर उस लड़के के घर का पता लगाने लगती है। तभी एक सुनसान जगह पर उसे एक घर दिखता है। जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। किंजल एक कुर्सी से बंधी होती है। भाभी, मुझे बचा लो भाभी, इस लड़के ने मुझे धोखे से यहाँ किडनैप करके लाया है। प्लीज भाभी, मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि राजीव आ जाए। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान। अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। कमीने, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुझे मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पता चलेगा तभी तो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम से चिट्ठी पहले ही तुम्हारे घर पर रख दी है। तभी सरिता पुलिस को लेकर फौरन वहाँ आ जाती है और राजीव को किडनैपिंग के जुर्म में पकड़कर ले जाती है। सरिता किंजल को घर ले आती है और सारी बातें प्रेमलता से बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तो सही सलामत वापस आ गई मेरी बच्ची। मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ, धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, क्योंकि अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया है। मैंने हमेशा तुझे पराया समझा है, लेकिन आज से मेरी एक नहीं बल्कि मेरी दो बेटियां हैं।
माँ जी, एक बहू को और चाहिए ही क्या होता है। उस दिन के बाद से प्रेमलता बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करती है। दोस्तों, आपको आज की सास बहू की कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।